मूरत इतनी सुंदर थी, चूमने से रोक न पाई। अगले ही पल वह दंग रह गया, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मैंने उसे फिर चूम कर देखा, पर वह टस से मस न हुआ। हार मानने ही वाली थी कि पत्थर ने मेरे होंठ काट दिए और खून मूर्ति पर टपक गया। अगले ही पल पूरी मूर्ति से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। पत्थर का आदमी सचमुच जीवित हो गया था। गौर से देखने पर वो 9वां राजकुमार ही था। 40 साल पहले लियू चेंगजो पर देशद्रोह के आरोप में काले जादू से यहाँ कैद किया गया था, ताकि वो कभी ना उठ पाए। मैं अभी तक सदमे से उबर भी नहीं पाई थी कि पत्थर के आदमी ने बोलना शुरू कर दिया। ये होंठ, ये हड्डियां, ये खून, तुम लिन परिवार से हो। लिन परिवार का नाम मेरे दिल में सीधे चुभ गया। ये मेरा सबसे गहरा घाव था और मेरे जीवित रहने की एकमात्र वजह भी। 3 साल पहले गबन के मामले में मेरे पिता को काट दिया गया और माँ ने फांसी लगा ली। लीन परिवार के 70 लोग निर्वासित हुए या बेच दिए गए और मुझे कब्रों की रखवाली पर लगा दिया गया। मैं लियू चेंगजो हूँ, जिनका 9वां राजकुमार। मैं सही थी, वाकई वही था। ये शाही समाधि थी। यहाँ केवल शाही खून वालों की मूर्तियां हो सकती थीं, लेकिन उसे कैसे पता चला कि मैं लिन परिवार की बेटी हूँ? खून बोलता है, तुम लिन रूसों की बेटी हो। जब तुम्हारे पिता मरे, उनकी नफरत बहुत प्रबल थी। तुम्हारे खून में उसकी गंध है। लीन परिवार का नाम साफ करना है। तख्त पर बैठा वो आदमी मेरा चाचा है। 40 साल पूर्व उसने तख्ता पलटकर मुझे यहाँ कैद किया। जिस दिन मैं सिंहासन वापस लूंगा, तुम्हारे परिवार का कलंक मिटेगा। मैं तुम्हारे पिता के लिए शहीद स्मारक बनाऊंगा और उनका नाम वीर दीवार पर खुदवाऊंगा। तुम्हारे परिवार को बर्बाद करने वालों की खाल मैं तुम्हारे सामने उधड़वाऊंगा। तुम्हें अपनी महारानी भी बना सकता हूँ। तुम और मैं इस पूरे साम्राज्य को साझा कर सकते हैं। पागलपन, यही पहली बात मेरे दिमाग में आई। पत्थर से निकला एक राक्षस सम्राट बनने और मुझे महारानी बनाने की बात कर रहा था, पर उसने बदले और लिन परिवार को निर्दोष करने की बात की, और मुझे उस पागलपन की जरूरत थी। ठीक है, मैं मदद करूंगी। क्या करना होगा? एक कटोरी दिल का खून मुझे 7 दिन की आजादी देगा। हर कटोरी के बदले तुम्हारी उम्र के 10 साल कम होंगे। सौदा बराबर का था और उसने झूठ नहीं बोला। सिर्फ 10 साल ही तो थे। चाहे मुझे अभी मरना पड़े, बस दुश्मनों का खून बहते देख लूं और लिन नाम कलंक मुक्त हो जाए, तो इस जान की क्या बिसात। सौदा पक्का, बिना हिचकिचाए मैंने कहा। जहां लोग जिंदा निगल लिए जाते हों, वहां सब दांव पर लगाओ या मरो। तो मैंने औजारों से जंग लगी छेनी निकाली और कपड़ों से पोंछा। मैंने पसलियों के बीच जगह ढूंढी और छुरी जोर से घुसेड़ दी। बगल में खड़ा लियू चेंगजो देखता रहा। न दया, न हिचकिचाहट, बस ठंडी डरावनी एकाग्रता थी। मैंने महसूस किया कि मेरी जिंदगी मुझसे छूट रही थी। सबसे बड़ा बदलाव बालों में दिखा। मेरे लंबे काले बाल 3 सांसों में सूखी घास जैसे सफेद भूरे हो गए। मैंने खुद को संभाला और कांपते हाथों से खून का कटोरा लियू चेंगजो को थमा दिया। उसने बिना कुछ कहे उसे लिया और एक ही सांस में सारा खून पी गया। जैसे ही खून नीचे गया, उसकी कमर की पत्थर की परत टूट गई और नीचे से लंबी पीली टांगें दिखने लगीं। वह लड़खड़ाता हुआ एक कदम आगे बढ़ा। फिर उसने खुद को संभाला और अपनी अब भी जड़ी हुई जोड़ें हिलाईं। वह वहां खड़ा ऐसा लग रहा था जैसे म्यान से निकली हुई तलवार, सिर से पांव तक ठंडी। पूरे समय उसने मेरी ओर मुश्किल से देखा। 7 दिन, तुमने मुझे 7 दिन दिए। समय अब से शुरू होता है। वह मेरी तरफ बढ़ा। पैर जकड़े होने के बावजूद उसका हर कदम मजबूत था। जब वह सामने रुका, लगा वह मुझे उठाएगा, पर उसने झुककर मेरी छेनी उठा ली। उसने अपनी आस्तीन से उस पर लगा खून पोंछा, फिर उसे अपनी ही कमर में खोंस लिया। उसकी नजरें शाही समाधियों के भीतर गहराई में बने भवनों की ओर मुड़ गईं। पहले यूनिक लू को हटाते हैं, जो हर 3 दिन में गश्त करता है। सम्राट का खास आदमी कल आएगा। मेरा शरीर ठंडा पड्डी डीएच गया और सिर भारी होने लगा। मुझे इस इलाके का नक्शा दो, समाधियां, चौकियां, छिपने की जगहें और दलदली गैस, सब कुछ। जब मैं झुका तो मेरी टांगें कांप रही थीं। मैंने टहनी से कीचड़ में उकेरना शुरू किया। वह गंभीरता से मेरे ऊपर खड़ा होकर उन्हें घूरता रहा और बीच बीच में ऐसे सवाल पूछता जैसे कोई आम बात हो। जैसे ही मैंने पूरा किया, उसने देखते ही तुरंत योजना बना ली। फॉस्फोर पाउडर, इसे कब्रिस्तान में ताबूत की लकड़ी से खुरच सकते हो। इसे पूर्वी कोने के प्रवेश द्वार पर बिखेर देना। तीसरी पिछली पहाड़ी की कब्र के रास्ते के बाईं ओर एक प्राकृतिक मार्श गैस का वेंट है। उसे खोद कर खोलो, बांस से पाइप लगाओ और पत्थर की नींव के नीचे दबा दो। आधी रात को यूनिक्लू 2 गार्ड्स के साथ आएगा। जैसे ही भूतिया आग जलेगी, गार्ड्स अलग हो जाएंगे। मैं उन्हें मार दूंगा। तुम खून साफ कर देना। कोई दिक्कत? मैंने कुछ कमजोर सांसें लीं, खुद को संभाला और सिर हिला दिया। फिर वह मुड़ा और पश्चिमी आंगन की ओर चल पड़ा। आधे रास्ते में वह रुक गया। मरना मत। अगर तुम मर गए तो मेरा खून का जरिया खत्म हो जाएगा। उसके कदमों की आहट दूर हुई। मैं कीचड़ में गिरकर हाथों पर लगे खून को देखता रहा और सफेद बाल आंखों पर आ गए। 10 साल की जिंदगी उस आदमी के लिए जिसे सिर्फ तख्त चाहिए था। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ खून ही खांस पाया। रात ढलने के बाद वाकई में यूनिक्लू 2 पहरेदारों के साथ आ गया। जैसे ही वे आंगन में दाखिल हुए, लियू चेंगजो ने फ्यूज जला दिया। हरे रंग की लपटें आसमान में उठीं और एक विशाल अजगर की तरह फट पड़ी। अंधविश्वासी बूढ़ा यूनिक घबरा गया और पहरेदारों को जांचने के लिए चिल्लाया। जैसे ही दोनों पहरेदार अलग हुए, लियू चेंगजो ने अपना कदम उठाया। फिर उसने एक पहरेदार के कपड़े पहने, रात के अंधेरे में दूसरे पहरेदार के पीछे से दबे पांव गया और उसकी गर्दन तोड़ दी। तभी यूनिक्लू को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह अभी तक मुड़ा भी नहीं था। लियू चेंगजो पहले ही भूत की तरह उसके सामने आ चुका था। जब वह चेहरा पास आया तो यूनिक्लू की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने उस आदमी को पहचान लिया जिसे 40 साल पहले मर जाना था। उसने चीखने के लिए मुंह खोला, पर आवाज नहीं निकली। लियू चेंगजो का हाथ गर्दन पर कसा और उसकी कंठ की हड्डी तोड़ दी। फिर वह मेरी ओर मुड़ा और मुझे देखा। थोड़ी देर में जगह साफ कर देना। इसके बाद वह झुक गया और यूनिक्लू के वस्त्रों से एक शाही स्वर्ण आदेश चिन्ह निकाला, साथ ही एक सूची भी जिस पर गुप्त मुहर लगी थी। यह हर जगह तैनात शाही जासूसों की सूची थी। उसने दोनों चीजें रख लीं। उसकी आंखों में चमक दिखी।
कुछ दिन लियू छेंगजो पागलों सा रहा और समाधियों से बाहर नहीं निकला। वह टूटी पत्थर की कोठरी में छिपकर यूनिक लू की पहचान से अपनी योजनाएं बनाने लगा। उसने लू की लिखावट की नकल की और राजधानी में कई झूठी रिपोर्टें भेजी। पहली रिपोर्ट में कहा गया था कि समाधियों में पिछली राजवंश की छुपी हुई दौलत मिली है, जिसे गुप्त रूप से स्थानांतरित करना जरूरी है। इसके साथ ही उसने समाधियों के चारों ओर तैनात 3000 शाही सैनिकों को हटा दिया, जिससे आगे की घटनाओं के लिए रास्ता खुल गया। दूसरी रिपोर्ट दूसरे राजकुमार को भेजी गई, जो युवराज का कट्टर प्रतिद्वंद्वी था। उसमें लियू की निजी बही खाते से जोड़े गए सबूत थे कि युवराज ने आपदा राहत के चांदी के धन का गबन किया है।